बायोसेस पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोसे ऑफ विटामिन डी, कि विटामिन डी को हम कैसे उसको असर कर सकते हैं, उसको जो है ना उसकी जो पोटेंसी है उसकी जो है उस वो हमारे सैंपल की कितनी है और हमारे स्टैंडर्ड की कितनी है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफ्लोल भी कहा जाता है और इट इज़ एन फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें ए, डी, ई और के होते हैं। तो विटामिन डी हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन डी इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है और बोन्स की जो है मिनरलाइजेशन को मेंटेन करता है। और इसको एंटी रेकेटिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन D3 की अगर हम बात करें तो उसको हम कोल कैल्सीफ्रोल कहेंगे और विटामिन D2 को हम एर्गो कैल्सीफ्रोल कहेंगे। विटामिन D2 जो होती है वो मोस्टली फंजाई में होती है और ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन D3 होती है, ह्यूमन बॉडी की स्किन में होती है। ठीक है। जो 7D हाइड्रोकोल कैल्सीफ्रोल 7D कोलेस्ट्रोल है, सॉरी, it is a precursor and is converted into vitamin D3 in the skin in the presence of sunlight. विटामिन D3 जो होता है ना वो स्किन के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। उसकी कन्वर्जन होती है विटामिन D3 में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी जो है हम सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं। तो सनलाइट से इस तरह ऑब्टेन करते हैं कि जो हमारी स्किन के अंदर ऑलरेडी प्रीकर्सर मौजूद होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर अडल्ट में होगी तो इसको हम कहेंगे ऑस्टोमलेशिया, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर चिल्ड्रन में होगी तो इसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स होती है। ठीक है। तो इस वजह से रिकेट्स को ट्रीट करने के लिए विटामिन डी दिया जाता है, इसलिए विटामिन डी को एंटी रैकेटिक विटामिन भी कहा जाता है। Biopsy of vitamin D is performed by comparing the anti-rachitic activity of vitamin D3 sample with that of standard. हमारे जो सैंपल की एंटी रैकेटिक एक्टिविटी होगी उसको हम कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड की एंटी रैकेटिक एक्टिविटी से। अब स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी यूनिट्स क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1949. It contains activated crystalline 7D hydrocholesterol. It is supplied in bottles of 1000 units per gram. अच्छा, हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था विटामिन डी का वो स्टैब्लिश हुआ था 1949 में। इसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है और ये बॉटल्स में सप्लाइड होता है हैविंग 1000 यूनिट्स पर ग्राम। सॉल्यूशन इन वेजिटेबल ऑयल। अब हमने जो स्टैंडर्ड है उसका सॉल्यूशन बनाना है वेजिटेबल ऑयल में। फॉर एग्जांपल कॉटन सीड ऑयल में हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। डाइल्यूशन अप टू द एक्सटेंट दैट ऑन अ सिंगल डे द डोज फैट इज नॉट मोर देन 0.2 ml। अच्छा, अब हमने अपने जो स्टैंडर्ड है जिसका हमने सोल्यूशन बनाया था उसकी डाइल्यूशन करनी है और डाइल्यूशन इस तरह से करनी है कि हम एक दिन में 0.2 ml से ज़्यादा जो है ना दें, फैट ना करें एनिमल्स को। ठीक है, इतनी डाइल्यूशन करनी है कि हम 0.2 ml तक दें, उससे ज़्यादा ना दें। और जो हमने डाइल्यूशन बनाई है अपने स्टैंडर्ड की उसको हम स्टोर कर सकते हैं अप टू 5 वीक्स और एट नॉट देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 10 से कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस। 2 selected dosage levels with ratio not less than 1.5 and not more than 2.5. अब हमने 2 डोजेज लेवल सेलेक्ट करने हैं जो हमने जो है ना एनिमल मॉडल पे अप्लाई करनी है। वो डोजेज जो 2 डोजेज हम बनाएंगे ना, एक ही स्टैंडर्ड के भी बनाते हैं हम सैंपल के भी, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके जो 2 डोजेज होंगे ना उनकी आपस में इस तरह से उसको हमने सिलेक्ट करना है कि जो उनकी कंसंट्रेशन है ना उनकी रेशियो 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए और नॉट मोर देन 2.5 होनी चाहिए। ठीक है, इन बिटवीन 1.5 और 2.5 होनी चाहिए। Normal vitamin D3 requirement in children is 400 international units per day. Normally children के अंदर vitamin D3 की requirement ये होती है कि 400 international units per day उसको किसी भी बच्चे को obtained हो। ठीक है, अब बायो ऐसे हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। हमें चाहिए 40 young rats of either sex, either male हो या फीमेल। ठीक है,
40 रैट्स हमने ले लिए हैं। तो हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, प्रिलिमिनरी पीरियड और डिप्लीशन पीरियड है। प्रीलिमिनरी पीरियड क्या होता है, फ्रॉम बर्थ अप टू 30 डेज, जो यंग रैबिट्स को जो है ना हम प्रीलिमिनरी पीरियड कहेंगे। अंडर द रिसर्चर नॉर्मल डाइट बट लिमिटेड इन कंटेंट ऑफ विटामिन डी। अब हम जो प्रीलिमिनरी पीरियड है इसके अंदर हम उनको नॉर्मल डाइट ही देंगे रैट्स को, लेकिन वो विटामिन डी के कंटेंट में जो है ना लिमिटेड होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम रैट्स के अंदर रिकेट्स कॉज करेंगे, ठीक है। रिकेट्स अगर हो जाएगी रैट को, उसके बाद हम अपना सैंपल जो विटामिन डी का सैंपल उसको अप्लाई करेंगे, उसको रैट्स को देंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारे सैंपल ने एंटी रैकेटिक एक्टिविटी परफॉर्म की है या नहीं की और कितने हद तक की है, और उसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड, ठीक है। वेट शुड बी बिटवीन 44 to 60 ग्राम। जो यंग रैट्स हमने यूज करनी है उनका वेट 44 से 60 ग्राम तक होना चाहिए। वेट ऑफ हैवीएस्ट रैट शुड नॉट बी ग्रेटर by 10 ग्राम देन द लाइटेस्ट वन एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटी। अच्छा, अब हम ये बात तो करेंगे 44 से 60 ग्राम तक उनका वेट होना चाहिए, लेकिन जो हैवीएस्ट रैट होगा ना उसका वेट और जो लाइटेस्ट रैट है उनका आपस में जो डिफरेंस है ना वो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हैवीएस्ट का 60 है और जो सबसे लाइटेस्ट है उसका 44 है। रेंज तो 44 से 60 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो उसके अंदर। हम ये चाह रहे होते हैं कि 50 से 60 के दरमियान वाले सारे रैट्स हों, 44 से लेके 54 तक के दरमियान वाले सारे रैबिट्स हों। इन बिटवीन हैवीएस्ट और लाइटेस्ट जो है ना वेट का डिफरेंस 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वेरिएशन आ जाती है रिस्पॉन्स में, ठीक है। और हमारे जो भी हमने रैट्स यूज़ करने हैं उनके अंदर कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई इंजरी वगैरह इनको नहीं होनी चाहिए, हेल्दी रैट्स होने चाहिए। डिप्लीशन पीरियड, फेड फॉर 19 to 25 डेज ऑन रैकेटोजेनिक डाइट। अब हमने रैट्स को 19 to 25 डेज तक रैकेटोजेनिक डाइट पे रखना है। रैकेटोजेनिक डाइट ऐसी डाइट होती है जो रैट्स के अंदर रिकेट्स कॉज करती है, ठीक है। रैकेटोजेनिक डाइट के अंदर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि होल येलो कॉर्न ग्राउंड फॉर्म में होगा 76 पार्ट्स बाय वेट, ठीक है। अगर हम टोटल 100 पार्ट्स बना लें डाइट के तो उस 100 पार्ट्स में से 76% जो होगा हमारे पास होल येलो कॉर्न होगा, 20 पार्ट्स व्हीट ग्लूटेन के होंगे, 3 पार्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट और 1 पार्ट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये होती है हमारे पास रैकेटोजेनिक डाइट। ये वाली डाइट अगर हम रैट्स को देंगे तो इससे क्या होगा कि रिकेट्स कॉज होगा, ठीक है। हमने प्रीलिमिनरी फेज में नॉर्मल डाइट ही रखी हुई थी, लेकिन लिमिटेड कंटेंट था उसके अंदर विटामिन डी का। डिप्लीशन पीरियड में हमने 19 to 25 डेज तक रैकेटोजेनिक डाइट ही देनी है यंग रैबिट्स को, ठीक है। रिकेट्स इज डेवलप्ड एंड इज डिटरमिन्ड इन ईच रैट अंडर लाइट एनेस्थीसिया by taking X-ray photographs of proximal end of tibia और distal end of ulna and radius। अब हमने इसके अंदर रैकेटोजेनिक डाइट तो उनको दे दी, इसकी वजह से जो रिकेट कॉज होगा उसको भी हमने डिटरमिन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है अंदर एक्सरे फोटोग्राफ्स। और एक्सरे फोटोग्राफ्स के अंदर हमने प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया देखना है। हमारे पास जो ये लेग बोन होती है इसमें टूवर्ड्स अगर हम नी की तरफ जाएं तो नी की तरफ जो होता है वो प्रॉक्सिमल एंड होता है, और अगर हम फीट की तरफ जाएं तो वो डिस्टल एंड होता है। तो हमने प्रॉक्सिमल एंड देखना है और दूसरी तरफ हमने रेडियस और अल्ना का डिस्टल एंड देखना है। डिस्टल एंड टूवर्ड्स रिस्ट होता है, ठीक है। ये फिगर यहाँ पे फ्रैक्चर को शो करिए, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे फ्रैक्चर को देखना नहीं है। मैंने ये फिगर इसलिए डाली है ताकि हमें ये पता चले कि डिस्टल एंड कौन सा होता है। टूवर्ड्स रिस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास डिस्टल एंड होता है रेडियस और अल्ना का, और टूवर्ड्स नी की तरफ जाएं तो प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारे पास इसका टीबिया का, ठीक है। इन दोनों एंड्स को, इन दोनों पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि वहाँ पे जो है रिकेट्स कॉज हुई है या नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो 40 यंग रैट्स थे उनको 4 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, द रैट इन 2 ग्रुप्स रिसीव डोजेस ऑफ X and NX ऑफ द स्टैंडर्ड, द अदर 2 ग्रुप द सेम अमाउंट ऑफ डोजेस ऑफ X and NX ऑफ सैंपल। अच्छा, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि हमने डोजेस को 2 डोजेज लेवल पे हमने डिवाइड किया था, और दोनों डोजेज लेवल इस तरह थे कि 1.5 से कम ना हो और 2.5 से ज़्यादा डिफरेंस ना हो उन दोनों के दरमियान, ठीक है। जो भी कंसंट्रेशन हम X की रखेंगे उसको हम N से इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि उन दोनों के आपस में जो डिफरेंस है ना वो 1.5 से कम ना हो और 2.5 से ज़्यादा ना हो, ठीक है।
और ये 1.5 और 2.5 इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमारा टोटल कंसंट्रेशन क्या थी, ठीक है, एक्स क्या था। एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि जो मोनोग्राफ में लिखी होगी, और जो भी नॉर्मल आपकी सैंपल की वैल्यू होगी ना, उसी वैल्यू से हम ना स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जितना हमने स्टैंडर्ड में लेना है उतना ही हमने सैंपल में लेना है डोज, ठीक है। हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकेंगे। अगर स्टैंडर्ड का डोज ज़्यादा होगा और सैंपल का कम होगा, फिर तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते ना। तो कंपैरिजन के लिए हमने डोज जो है ना इक्विवेलेंट लेने हैं, लेकिन हमने यही चीज़ कंपेयर करनी है कि हम डोजेज भी बराबर ले रहे हैं, तो हमारे अपने सैंपल के क्या रिजल्ट आ रहे हैं और स्टैंडर्ड के क्या आ रहे हैं। Each rat may receive its dose in whole or 8 divided doses per day. अब हमने रैट को जो है ना पूरा का पूरा डोज एट टाइम भी दे सकते हैं, या फिर हमने एक ही डोज को 8 डिवाइडेड डोजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक हमारा डोज होगा ये पूरा का पूरा भी उसको दे सकते हैं, या फिर हमने इसी डोज को 8 डिवाइडेड पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, उसको पर डे में 8 डिवाइडेड डोजेस देने होते हैं। आफ्टर 10 to 14 days of treatment, अगेन एग्जामिनेशन ऑफ बोन्स इज कैरिड आउट बाय एक्सरे इमेजेस, ठीक है। 10 to 14 डेज हमने इसको ट्रीट किया है। पीछे हमने बात की थी कि 19 to 25 डेज हमने उसमें रिकेट्स कॉज करवाया, ठीक है। उस रिकेट्स जब कॉज होने के बाद हमने उसको ऑब्जर्व भी कर लिया, उसके बाद हमने उसको ट्रीट किया। ट्रीट हमने अपने सैंपल से भी किया, स्टैंडर्ड से भी किया। हमने 4 ग्रुप्स बना लिए थे, 2 हमने सैंपल के लिए रखे थे और 2 ग्रुप्स हमने स्टैंडर्ड के लिए रखे थे। एक ग्रुप में हम एक्स डोज देते हैं, दूसरे ग्रुप में हम एन एक्स देते हैं स्टैंडर्ड का, तीसरे ग्रुप में हम एक का एक्स देते हैं सैंपल का और दूसरे एन एक्स देते हैं उसका सैंपल का। तो यहाँ बस 4 जो ग्रुप्स थे उनके हम सैंपल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, ठीक है। आफ्टर 10 to 14 डेज हमने जो है ना ट्रीटमेंट जब कर ली थी, उसके बाद हमने उसको एग्जामिन करना है एक्सरे इमेजेस से। द रिकवरी इज कंपेयर्ड बिटवीन सैंपल और स्टैंडर्ड। सैंपल के अंदर कितनी रिकवरी हुई है और स्टैंडर्ड के अंदर कितनी रिकवरी हुई है उसको हम चेक करेंगे। लाइन टेस्ट क्या होता है कि लाइन टेस्ट के थ्रू हम ये चेक करते हैं, पीछे हमने इस तरह भी चेक करते हैं, एक्सरे इमेजेस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, जो पीछे मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड एल्ना, इसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू एक्सरे इमेजेस, या फिर हमारे पास एक और मेथड है लाइन टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो कैल्सिफाइड एरिया था उसके अंदर चेंजेस आई हैं या नहीं आई। कैल्सिफिकेशन में बेसिकली होता है कि कैल्शियम की एक्युमुलेशन होती है। तो जब हमने विटामिन डी उसको दिया है तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बाद विटामिन डी ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाई होगी, तो कैल्सिफाइड एरिया हमारे पास होंगे। उन्हीं कैल्सिफाइड एरिया को हमने लाइन टेस्ट के अंदर चेक करना होता है। रिमूव द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड क्लीन इट फ्रॉम टिश्यूज। हमने प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस को रिमूव किया और उसको क्लीन किया फ्रॉम टिश्यूज। कट लॉन्गिट्यूडनली, रिंस विद प्योरिफाइड वाटर। उसको कट करना है लॉन्गिट्यूडनली और उसको रिंस करना है प्योरिफाइड वाटर से, इमर्स करना है उसको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट की कॉम्पोजिशन होगा 1 in 50 पार्ट्स, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर उसको हमने इमर्स कर दिया फॉर 1 मिनट। उसके बाद हमने उसको अगेन रिंस करना है वाटर के साथ। Expose the cut surface to daylight or other sources of actinic light until the calcified area develop clear defined stain, ठीक है। अब हमने ये चेक किया है कि जो हमारे पास कैल्सिफाइड एरिया था उसको सिल्वर नाइट्रेट में हमने डाला तो उसमें स्टेनिंग हो जाएगी। उसी स्टेनिंग को हमने डे लाइट में या एक्टिनिक लाइट में चेक करना है कि उस एरिया में कैल्सिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। जितनी ज़्यादा स्टेनिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि कैल्सिफिकेशन उतनी ज़्यादा है। Score the degree of calcification of the rachitic metaphysis in each rat according to a scale that allows the average responses to be plotted as a straight line against the logarithm of the dose. अब हमने डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन को चेक करना है, इस तरह से चेक करना है कि हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम एक्स एक्सिस पे हम डोज रखेंगे और वाई एक्सिस पे उसके रिस्पॉन्स रखेंगे। रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन। अब हम ये चेक करेंगे कि हम जब डोज इंक्रीज कर रहे थे तो कैल्सिफिकेशन पे उसका क्या इफेक्ट था, ठीक है। हम ये सपोज करें कि डोज इंक्रीज करने से कैल्सिफिकेशन भी इंक्रीज होगी। फिर उसी हम ग्राफ को, सैंपल के ग्राफ को हम स्टैंडर्ड के ग्राफ से कंपेयर करेंगे और हम उसको स्कोर करेंगे कि उसके अंदर डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन कितनी हुई है, ठीक है। तो ये था आपके पास बायोसी ऑफ विटामिन डी। छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको याद करने में आसानी होगी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।